हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट की पोएम जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। हालांकि ये क्या है, एक पोएम है, तो इसका पोएट नेम जो है वो भी आपको क्या करना है, बाय हार्ट लर्न कर लेना है। और डस्ट ऑफ स्नो जो है वो पोएम वो कौन से पोएट ने लिखी है, इसके ऊपर भी एक 1 मार्क क्वेश्चन आता है। तो ये आपको क्या है कि बाय हार्ट जो है ये पोएट नेम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये आपको क्या करना है, बाय हार्ट लर्न कर लेना है। ओके, इस पोएम को पढ़ने से पहले हम इस पोएम का क्या करते हैं, सबसे पहले इसका जो मतलब थीम है, ये किस चीज के ऊपर बेस्ड है, वो हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये पोएम की का सेंट्रल आइडिया। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट एंड स्नो रिटन by Robert Frost is that one may have the worst day or time of his life, but a little good thing can make it quite amazing। मतलब इस पोएम के थ्रू, मतलब ये जो पोएम जो है डस्ट ऑफ स्नो किसने लिखी है, इज रिटन बाय द रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, मतलब डस्ट ऑफ स्नो जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, और उसके अंदर पोएट ये हमें ये बताना चाहता है कि जो हमारी जो लाइफ होती है उसके अंदर क्या आते हैं, मतलब खराब से खराब दिन भी मतलब क्या होते हैं हमारी लाइफ के अंदर, क्या होते हैं, आते हैं। लेकिन बट अ लिटल गुड थिंग कैन मेक इट क्वाइट अमेजिंग। लेकिन एक कोई सी भी छोटी सी अगर अच्छी चीज हो जाती है हमारी लाइफ के अंदर, तो उससे हमारी लाइफ क्या हो जाती है, अमेजिंग हो जाती है। मतलब निखर जाती है, कहने का मतलब अच्छी हो जाती है। क्लियर? तो इस पोएम के अंदर द क्रो, द हेमलॉक ट्री एंड डस्ट आर बैड साइंस दैट नॉर्मली मेक द पीपल बिलीव दैट समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन। मतलब इस पोएम के थ्रू मतलब पोएट जो है वो हमें बताना चाहता है कि इस पोएम के अंदर पोएट ने कौन कौन से मतलब ली हैं। जैसे उसके अंदर उन्होंने क्रो को मेंशन किया है, हेमलॉक ट्री को मेंशन किया है और डस्ट को मेंशन किया है। और इन तीनों को लेने का मतलब क्या है? ओके, तो उन्होंने बताया है कि जो क्रो होता है, हेमलॉक ट्री है, और जो डस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनको हम क्या मानते हैं, बैड साइंस मानते हैं, मतलब अशुभ मानते हैं इनको। ओके, जैसे आपने क्रो को देख लिया तो आप सोचोगे कि आपके साथ क्या होने वाला है, बुरा होने वाला है। इसी तरीके से कोई बिल्ली जो होती है, अगर हमारा रास्ता काट जाती है तो हमारे साथ हम सोच लेते हैं कि अगर हम स्कूटर कोई व्हीकल से जा रहे हैं तो हमारा जरूर कोई ना कोई एक्सीडेंट होगा, हम थोड़ी देर के लिए वेट भी करते हैं। इसी तरीके से अगर हमें छींक आती है तो भी हम क्या होते हैं, कुछ समय के लिए रुकते हैं और फिर हम अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो थिंग्स है, तो मतलब ये जो मतलब पोएट जो है वो इन चीजों से, क्रो, हेमलॉक ट्री और डस्ट से ये बताना चाह रहा है कि लोग बाग इनको क्या समझते हैं, बैड साइन समझते हैं, अशुभ समझते हैं। तो जिस मतलब ऐसा होता भी है, क्योंकि जो नॉर्मली जो है हमारी सोसाइटी के अंदर जो पीपल्स जो हैं वो क्या बिलीव करते हैं कि मतलब अगर आपने इन चीजों को देख लिया है, यदि तो आपके साथ आपकी लाइफ के अंदर क्या होगा, कुछ ना कुछ बुरा होगा। ओके, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आपको आपकी लाइफ के अंदर बताया ना कि जैसे कैट निकलती है, तो लेकिन आज की जो जनरेशन है वो तो इन चीजों में बिलीव नहीं करती है। लेकिन जो हमारी जो ओल्ड जनरेशन है, हमारे मदर फादर है, हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हैं, या हमारे कोई भी जो मतलब इस जनरेशन से नहीं, पहले इससे पहले वाली जो जनरेशन है, वो सब इन चीजों के अंदर बिलीव करते हैं कि जैसे कैट निकलेगी, अगर उसने हमारा रास्ता काट दिया तो दिन अच्छा नहीं होगा। किसी ने छींक दिया हमारे को जाते जाते, हम जा रहे हैं कहीं पे, जैसे हम कोई ट्रैवलिंग के ऊपर जा रहे हैं, किसी ने छींक दिया है, तो भी क्या होगा, हमारी जो ट्रैवलिंग होगी वो खराब हो जाएगी, मतलब एक्सीडेंट वगैरह कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। इस तरीके से मतलब हमारी ये मेंटेलिटी बन गई है, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग का जो है नेचर जो होता है, ऐसा जनरली होता ही होता है। क्लियर? अब है कि द पोएट इन द पोएम आई थिंक इज ऑलरेडी अपसेट। इस पोएम के अंदर जो पोएट जो है वो सोचता है कि आज तो मतलब वो क्या है, पहले से ही क्या है, अपसेट है। दिस इज वाई ही कम्स आउट ऑफ हिज होम टू वेंडर इन द स्नो। और इस वजह से वो क्या करता है, मतलब यदि कोई अपसेट होता है ना, तो वो अगर बाहर घूमने जाएगा तो उसका जो मूड होगा वो क्या होगा, अच्छा हो जाएगा। तो मतलब जो पोएट है वो ऑलरेडी क्या है, अपसेट है। क्लियर? तो वो अपने मूड को अच्छा करने के लिए क्या करता है, वो मतलब स्नो के अंदर क्या करता है, मतलब बाहर घूमने जाता है ताकि उसका मूड अच्छा हो जाए। बट a crow shakes and snow falls on him which makes him happy। लेकिन जैसे वो मतलब बाहर की तरफ घूमने निकलता है, तो एक क्रो जो होता है वो क्या करता है, एक ट्री के ऊपर बैठा हुआ होगा,
शेक करने का मतलब क्या हुआ, किसी ना किसी ट्री के ऊपर वो बैठा होगा और शेक करेगा, मतलब उसको हिलाता है, वो क्रो क्या करता है, उस पेड़ को क्या करता है, हिलाता है, और उसकी वजह से क्या होती है, स्नोफॉल होती है, बर्फ गिरती है, किसके ऊपर, उसके ऊपर, पोएट के ऊपर, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो मतलब पोएट जो होता है वो क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। ओके, तो कुल मिला के मतलब एक जो छोटी सी चीज, मतलब स्नो के गिरने से ही क्या होता है, मतलब पोएट का जो मूड जो है वो क्या हो गया है, अपसेट से हैप्पी हो गया है। ओके, तो ये जो यहाँ पे मतलब ये जो पूरी पोएम बताई गई है, इसके अंदर ये जो स्नोफॉल हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, क्रो की वजह से हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रो को किसका सिंबल मानते हैं, डेथ का सिंबल मानते हैं, या फिर डार्कनेस का सिंबल मानते हैं, मतलब क्रो को कुल मिला के अशुभ, बैड ओमन माना जाता है, मतलब अशुभ माना जाता है। लेकिन उस क्रो की वजह से तो स्नोफॉल हुआ था, और वो जो स्नोफॉल हुआ था उसकी वजह से ही तो पोएट का मूड जो है वो अपसेट से हैप्पी हुआ था। तो क्रो आप बताइए कि क्रो अशुभ है या फिर शुभ है, मतलब बैड साइन है या फिर गुड साइन है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। और यही पोएम, यही पोएट जो होता है वो हमें क्या कर रहा है, समझाना चाह रहा है यहाँ पे। अब है कि द पोएम गिव अस द मैसेज दैट वन शुड होप फॉर द बेस्ट इवन इन द वर्स्ट। तो पोएम हमें मतलब इस पोएम के थ्रू क्या मैसेज देना चाहता है कि आपको मतलब आपकी लाइफ के अंदर चाहे कितना भी ज्यादा वर्स्ट हो, कितना भी ज्यादा बुरा हो, लेकिन आपको हमेशा क्या रखनी चाहिए, होप रखनी चाहिए कि आपके साथ क्या होगा, अच्छा ही होगा। क्लियर, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही मैसेज जो है वो पोएट क्या है, हमें देना चाहता है। क्लियर, अब मतलब वो हमें और एक्सप्लेन कर रहा है कि लाइफ नेगेटिव एंड नेगेटिव मेक पॉजिटिव इन मैथमेटिक्स, सिमिलरली इन रियल लाइफ वी कैन मेक एंजॉय इन आवर वर्स्ट टाइम। तो मतलब जिस तरीके से मैथमेटिक्स के अंदर क्या होता है कि जो नेगेटिव और नेगेटिव को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, पॉजिटिव आता है ना, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। उसी तरीके के अंदर, उसी तरीके से हमारी लाइफ के अंदर वर्स्ट टाइम किसके इक्वल है, नेगेटिव के बराबर होता है, नेगेटिव साइन के बराबर होता है। तो अगर हमारी लाइफ के अंदर अगर नेगेटिव वर्स्ट टाइम आ रहा है, मतलब नेगेटिव टाइम आ रहा है, तो वो नेगेटिव टाइम मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव टाइम अगर वो पॉजिटिव हो सकता है, ओके, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और उसके उससे क्या होगा कि हमारी लाइफ के अंदर भी क्या आएंगे, अच्छे दिन हो जाएंगे, और हम भी क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, मतलब हमारी लाइफ भी क्या हो जाएगी, हैप्पी हो जाएगी। तो आपको इस मतलब पोएम से क्या मैसेज मिला है कि लाइफ के अंदर, सभी की लाइफ के अंदर क्या आता है, बुरा टाइम जरूर आता है, लेकिन आपको क्या रखनी चाहिए, एक होप रखनी चाहिए कि आपकी लाइफ के अंदर अच्छा होगा। और वो जो अच्छा होगा वो किसकी वजह से होता है, मतलब ऐसा नहीं होता है कि कोई अच्छा साइन जो होता है अगर आपको दिख जाए तो उसकी वजह से अच्छा हो, ऐसा नहीं है। वो तो हमारी ह्यूमन सोसाइटी जो है उसका नेचर ऐसा है कि कोई अच्छी चीज, अच्छा सिंबल अगर मिल जाता है तो उसकी वजह से आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, ऐसा है। लेकिन अगर कोई बैड चीज, मतलब कोई, मतलब हमें किसी भी चीज को क्या है यहाँ पे बैड साइन नहीं मानना है। ओके, और वो मतलब अगर आप किसी चीज को बैड साइन मानते हैं तो आपकी मेंटेलिटी ऐसी होती है कि आपके साथ बुरा ही होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी वो जो बैड साइन होते हैं, जो वास्तव में बैड नहीं होते हैं, लेकिन लोग बाग उनको अपनी मेंटेलिटी से बैड साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो गुड साइन ही होते हैं, और की वजह से भी हमारी लाइफ के अंदर क्या हो जाती है, मतलब अच्छी हो सकती है, और हमारा जो टाइम होता है वो अच्छा हो सकता है। ओके, ये हमारी इस पोएम का सेंट्रल आइडिया था। और एग्जाम के अंदर मतलब आपसे पूछा जाता है कि जो डस्ट ऑफ स्नो जो है उसका, इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है। तो ये 2 मार्क क्वेश्चन के अंदर भी आपको क्या कर सकता है, पूछा जा सकता है। तो ये आपको बाय हार्ट ऐसा कैसा क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है। ओके, अब हम इस पोएम जो डस्ट ऑफ स्नो पोएम है उसका एक्सप्लेनेशन जो होते हैं वो समझ लेते हैं। ये पोएम 2 स्टेंजा के अंदर है। सबसे जो फर्स्ट स्टेंजा है वो ये है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, आपको पता चल गया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट है। उनकी पोएम जो होती है वो लाइफ की रियलिस्टिक थिंग्स जो होती है, जैसे जॉय है, हैप्पीनेस है, सोरो है, उनके ऊपर जनरली क्या होती है, बेस्ड होती है। ओके, और सबसे पहले हम देखते हैं इस पोएम का स्टेंजा 1, द वे अ क्रो शूट डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। इसके अंदर मतलब क्या बताया गया है कि जो मतलब क्रो है और जो हेमलॉक ट्री है। हेमलॉक ट्री क्या होता है, एक पॉइजनस ट्री होता है, और जो क्रो होता है उस हेमलॉक ट्री, और जो ये क्रो है, क्रो और जो हेमलॉक ट्री है, उनको जनरली लोग बाग क्या समझते हैं, बैड साइन समझते हैं। क्लियर,
तो मतलब इसके अंदर द वे अ क्रो, मतलब जब पोएट घर से बाहर निकल रहा होता है, अभी मैं ऐसा सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मतलब रास्ते में क्या होता है, एक हेमलॉक ट्री होता है, ओके, पॉइजनस ट्री होता है, उसके ऊपर क्रो बैठा हुआ होता है, और वो मतलब उसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं जहाँ पे वो हेमलॉक ट्री है। तो जब वो क्रो मतलब कुछ एक्टिविटी करता है, या तो फ्लाई कर रहा है या फिर आके बैठा है उस ट्री के ऊपर, तो उसकी वजह से क्या होती है कि वो पोएट के ऊपर क्या होती है, स्नो जो होती है, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है कि उसके ऊपर स्नो जो है, मतलब जो बर्फ होती है उसकी क्या होती है, बर्फ उसके ऊपर गिरता है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मैंने आपको मतलब समझाया, अब हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं नीचे। द पोएम इन सेट इन अ सीन where the poet is in bad mood and walking by a tree, a hemlock tree। ओके, मतलब इस पोएम के अंदर क्या बताया गया है कि मतलब जो पोएट है सबसे पहले, मतलब इस पोएम के अंदर जो पोएट जो है उसका मूड कैसा है, खराब मूड है। और वो मतलब जनरली ऐसा होता है ना कि जब हमारा खराब मूड होता है तो हम क्या होते हैं, बाहर जो होते हैं वो वॉक करने के लिए जाते हैं, ओके। और जब वो वॉक करता है तो उसके मतलब वो एक ट्री, मतलब उसके रास्ते में क्या आता है, एक हेमलॉक ट्री आता है। और जो हेमलॉक ट्री जो होता है वो कैसा ट्री होता है, पॉइजनस ट्री होता है, ओके। तो मतलब जहरीला ट्री होता है, मतलब उसकी कोई लीफ, उसका कोई फ्लावर आप किसी के अंदर उसका यूज नहीं कर सकते, ओके। तो इसीलिए हेमलॉक ट्री को हम क्या बोलते हैं, पॉइजनस ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम हेमलॉक ट्री को, पॉइजनस ट्री बोलते हैं। As the passes by, a crow happens to throw some snow dust on him. Whether it falls on his head or shoulders is unknown, as there is no specific mention in the poem। यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे ही पोएट जो है मतलब उस ट्री के नीचे से गुजरता है, तो उस समय क्या होता है कि एक क्रो जो होता है वो क्या करता है, या तो उस ट्री के ऊपर बैठा हुआ होगा, मतलब आकर बैठा होगा, या फिर फ्लाई करके उड़ रहा होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि उस हेमलॉक ट्री की ब्रांचेस जो होगी वो हिली होगी, और हिलने की वजह से क्या हुआ होगा, उस पॉइंट के ऊपर क्या हुई होगी, स्नो जो है वो आकर गिरी होगी। क्लियर। अब वेयर इट फॉल्स ऑन हिज हेड शोल्डर्स, मतलब ये नहीं मतलब इस पोएम के अंदर ये मेंशन नहीं किया गया है कि जो स्नो गिरी है वो उसके हेड के ऊपर गिरी है या फिर शोल्डर के ऊपर गिरी है, ये इसके अंदर मेंशन नहीं किया गया है यहाँ पे। ऑल्सो द रीडर्स आर लेफ्ट इन डाउट अबाउट द बर्ड स्पेसिफिक एक्शन। और न ही इस पोएम के अंदर ये मेंशन किया गया है कि जो क्रो है वो कौन सी मतलब क्या काम कर रहा है, मतलब या तो वो उड़कर उस हेमलॉक ट्री के ऊपर आके बैठ रहा है, या पहले से ही बैठा हुआ है, या फिर फ्लैप कर रहा है, या फिर उसके ऊपर मतलब हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा बैठा कुछ अपने आप को हिला रहा है, कर रहा है। मतलब इस तरह का जो क्रो का मतलब क्रो वहां पे क्या कर रहा है, ये भी इस पोएम के अंदर आपको नहीं बताया गया है। मतलब ओके, सिर्फ जस्ट आपको यहाँ पे बताया गया है कि पोएट जो है वो उसका मूड अपसेट है, और वो अपने मूड को सही करने के लिए मतलब फ्रेश होने के लिए वो सिर्फ बाहर घूमने जाता है। और घूमने जाते वक्त वो एक ट्री से गुजरता है, और ट्री के से जब गुजरता है तो उस ट्री के ऊपर एक क्रो होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, उसके ऊपर स्नो जो होती है वो गिरती है। Whether the crow was landing, shivering with cold, or adjusting itself on the branch, or taking off, it happened to send some particles of snow upon the author। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि मतलब कौन कौन से एक्शन कर सकता है, कि या तो जो क्रो जो है वो लैंड कर सकता है, लैंडिंग मतलब उड़कर उसके ऊपर बैठता है, या फिर क्रो को क्या हो रही है, ठंड लग रही है, मतलब ठंड की वजह से वो क्या है, कांप रहा है, या फिर एडजस्टिंग इटसेल्फ मतलब अपने आप को उस ट्री के ऊपर मतलब एडजस्ट कर रहा है, ताकि वो क्या करे, उस ट्री से गिरे नहीं। या फिर ऐसी हो सकता है कि मतलब एडजस्टिंग इटसेल्फ ऑन द ब्रांच, मतलब अपने आप को क्या कर रहा है, ब्रांच के ऊपर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर टेकिंग ऑफ, उड़ने की कोशिश कर रहा है। मतलब इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। तो इन चारों में से किसी भी एक रीजन की वजह से क्या होगा कि ऑथर के ऊपर क्या हो गई है, मतलब जो हेमलॉक ट्री जो है उसके ऊपर बर्फ जमी हुई है, और वो बर्फ जमी होने की वजह से क्या होगा कि जब क्रो अगर पेड़ के ऊपर हिलेगा डुलेगा, तो जो स्नो के जो पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या होंगे, ऑथर के ऊपर क्या आते हैं, गिरते हैं।
Clear? Here the two agents of nature, hemlock tree and the crow, are signifiers of sadness and gloom, just like the poet's mood was in the opening scene. मतलब ये जो फर्स्ट स्टैंजा है इसके अंदर ये बताया गया है कि यहाँ पे क्या है कि दो साइन है, हेमलॉक ट्री और क्रो। ये जो दोनों साइन जो होते हैं वो बैड साइन की जैसे कंसीडर किए जाते हैं, या जो बैड साइन जो होते हैं उनके सिंबल माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि आप अगर आपने किसी क्रो को देख लिया है तो आपकी लाइफ के अंदर कुछ बुरा होने वाला है। इसी तरीके से आप कैट देख लेंगे रास्ते के अंदर गुजरती हुई, यदि आप छींक देते हैं तो आपके साथ क्या होने वाला है, बुरा होना चाहिए। हेमलॉक ट्री के साथ भी ऐसा ही बोला जाता है कि ये जो है ये भी क्या होते हैं, बैड साइन होते हैं। क्लियर? यदि आप कोई भी ऐसा पॉइजनस प्लांट देख लो ना तो आपकी लाइफ के अंदर कुछ बुरा ही होने वाला है। तो मतलब ये किसके सिग्निफायर्स है, सैडनेस। मतलब अगर आपकी लाइफ के अंदर अगर बुरा होगा तो आपकी लाइफ में क्या जाएगी, सैडनेस और ग्लूम, अंधकार आ जाएगा, ऐसा सोचा जाता है। तो पहले स्टैंजा के अंदर ये आपको बताया गया है कि आपके लिए कुछ बैड ओमन्स क्या क्या हैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ओके, क्या इसका हमारी लाइफ के अंदर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है? बैड मतलब ये जो हेमलॉक ट्री है, जो प्रो है, जिनको हम किसका मतलब सिंबल मान रहे हैं, सैडनेस, ग्लूम, और जो डार्क है, डार्कनेस है, डेथ है, इनका सिंबल मानते हैं ना। तो क्या ये रियल के अंदर हमारी लाइफ के अंदर इनके सिंबल होते भी हैं या नहीं होते हैं, या ह्यूमन सोसाइटी ने अपने मेंटेलिटी ऐसी कर ली है कि मतलब ये क्या है, बैड ओमन्स, मतलब ये हमारे लिए अशुभ होते हैं। ओके, तो ये पूरा इसके अंदर बताया गया है। मतलब अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अभी तो हमें ये बताया गया है कि बैड साइन होते हैं। क्लियर? अब हम इस पोएम 2 का जो स्टैंजा 2 है वो देख लेते हैं। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड यू। ओके, तो इसके अंदर ये बताया गया है कि जैसे मतलब पोएट का जो मूड जो होता है स्टैंजा 1 में आपने देखा था कि कैसा था, अपसेट था, लेकिन वो रीजन हमें नहीं पता है कि अपसेट था या नहीं था। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं चेंज ऑफ मूड हो गया है, तो मतलब ये भी एक सिंबल है कि मतलब उसका जो मूड जो है वो कैसा है। पहले मतलब जैसे क्रो है, हेमलॉक ट्री है, इस तरह के वर्ड जो है वो वहाँ पे यूज किए गए हैं, तो उसकी वजह से उसका मूड जो है वो कैसा था, बैड था। ओके, लेकिन जैसे ही क्रो और हेमलॉक ट्री की वजह से स्नो मतलब गिरती है तो उसका जो मूड जो होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे एंड आई हैड यू, और उसका जैसे ही मूड जो होता है अपसेट से हैप्पी होता है, तो उसका जो मतलब जो बाकी जो पहले का जो दिन था वो तो क्या हो गया था, मतलब वो क्या कह रहा था, मेरा खराब ही था, लेकिन बाकी का दिन जो है वो खराब होने से क्या हो गया था, बच गया था। वो इस स्टेंजा के अंदर आपको क्या करा है, बताया गया है। अब हम देख लेते हैं इसका मतलब एकदम जैसे आपको आंसर्स लिखना होता है ना, उसकी फॉर्म में इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। फॉर रीजंस अननोन द ऑथर वाज हैविंग अ टेरिबल डे। मतलब इस पोएम के अंदर ये मतलब उसका जो मूड अपसेट था उसका रीजन जो है वो यहाँ पे नहीं बताया गया है कि किस वजह से उसका जो मूड जो है वो अपसेट था, उसका जो दिन खराब हुआ था, वो रीजन हमें नहीं बताया है। तो द ऑथर वॉज हैविंग ए टेरिबल डे, बस ऑथर ये बोल रहा था, मतलब जो ऑथर जो था उसका जो दिन था वो कुल मिला के क्या था, टेरिबल डे था, अच्छा नहीं था मतलब। ओके, बट द फॉलिंग ऑफ द स्नो ऑन हिज हेड लिफ्टेड हिज मूड इंस्टेंटली। तो जैसे ही उसके ऊपर क्या हुई, स्नो गिरी। ओके, जैसे ही उसके ऊपर फॉलिंग ऑफ स्नो हुआ, स्नो गिरी, तो उसकी वजह से उसका जो मूड जो हो गया वो लिफ्टेड हो गया, मतलब चेंज हो गया हाथों हाथ। ही हैड मतलब वो खुश हो गया कुल मिला के। जैसे कभी कभी आप जैसे बारिश भी आती है और जैसे बारिश के छींटे आपके ऊपर आते हैं ना, तो आपको कितना अच्छा फील होता है, हैप्पी फील होता है ना, वैसे ही यहाँ पे पोएट के मूड को बताया गया है। He had already spent his day in a bad mood, वैसे ही वो जो पोएट था वो पूरे दिन भर से कैसे था, खराब मूड में था। बट द रेस्ट ऑफ इट was saved by the crow और हेमलॉक ट्री, लेकिन क्रो और हेमलॉक ट्री की वजह से उसका जो बाकी का जो दिन था वो खराब होने से क्या हो गया था, बच गया था। ओके, रेस्ट ऑफ इट का मतलब जो बाकी बचा हुआ दिन था, इट वॉज सेव्ड, बच गया था खराब होने से। जनरली हेमलॉक ट्री एंड क्रो वॉज यूज फॉर नेगेटिव रेफरेंस, बट द पोएट यूज देम ब्यूटिफुली टू पोर्ट्रे द inauspicious things can bring joy and happiness too। तो वो पोएट जो है, मतलब यहाँ पे हमें पोएम के थ्रू क्या बताना चाह रहा है कि जनरली लोग बाग जो हेमलॉक ट्री है, जो क्रो है, उनको किसके अंदर समझते हैं, नेगेटिव रेफरेंस के अंदर समझते हैं, मतलब उनको अशुभ मानते हैं। लेकिन ऐसा मतलब होता नहीं है। ओके,
ओके। मतलब क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो मतलब सोसाइटी के अंदर जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, उन्होंने मतलब खुद ने ही ये डिसाइड कर लिया है कि उनके लिए कौन सी चीज जो है वो गुड ओमेन है, मतलब शुभ है, और कौन सी चीज बैड ओमेन है। तो उन्होंने कैटेगरी डिवाइड कर ली है, और वो अगर मतलब कोई चीज उनके साथ अशुभ होती है ना, तो वो समझते हैं कि उनका जो पूरा दिन जो है वो भी क्या होगा, खराब होगा, और उनके साथ कुछ ना कुछ क्या होगा, बुरा होगा। तो जो हेमलॉक मतलब जो पोएट है, उसने भी मतलब ऐसे मतलब यहाँ पे यही इसी दो वर्ड को, मतलब इन हेमलॉक ट्री और क्रो की मतलब के द्वारा हमें ये समझाना चाह रहा है, जिनको मतलब किसका सिंबल माना जाता है, डेथ का, डार्कनेस का। डेथ और डार्कनेस क्या होती है, नेगेटिव होती है ना, तो मतलब इनका सिंबल माना जाता है। लेकिन पोएट के साथ तो इनकी वजह से कुछ बुरा नहीं हुआ, बल्कि पोएट के साथ तो क्रो और हेमलॉक ट्री की वजह से बहुत अच्छा हुआ कि उसका मूड जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब था, इतना ज्यादा खराब था। लेकिन उस इन दोनों की वजह से ही क्या हुआ, स्नो फॉलिंग हुआ, और वो जो है पोएट जो क्या हो गया, वो हैप्पी हो गया। तो यहाँ पे पोएट ने हमें इन दोनों से मतलब बहुत अच्छे से क्या करा है, समझाया है कि मतलब कभी कभी क्या होती है, इन ऑस्पिशियस थिंग्स जो होती है वो भी हमारी थिंग के मतलब लाइफ के अंदर क्या होती है, मतलब क्या होती है, जॉय और हैप्पीनेस क्या करती है, वो लेकर आती है। ओके, तो आपको कभी भी अब मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि आपकी लाइफ के अंदर ये चीज शुभ है, ये चीज अशुभ है, या चीज गुड ओमन है, बैड ओमन है। तो अगर आप ऐसा सोचेंगे तो अपनी लाइफ के अंदर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्लियर? one must not take things for granted and should be open and accept whichever way the nature chooses to bless us। मतलब ये बताया गया है कि आपको कोई भी चीज जो होती है वो मतलब स्वीकार नहीं करनी चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि आपको मतलब हर चीज मिल जाएगी अपनी लाइफ के अंदर। ओके, लेकिन मतलब जो नेचर जो होता है, मतलब आप वो मतलब आपको क्या करती है, मतलब वो चीज जो आपकी लाइफ के अंदर है वो आपको क्या करती है, मतलब आशीर्वाद के रूप में आपको क्या करती है, देती ही देती है। ओके, तो आप ऐसे मत समझिए कि आपकी लाइफ के अंदर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो सब मतलब ये जो मतलब मेंटेलिटी होती है ना, अशुभ और शुभ उनकी वजह से होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आपकी लाइफ के अंदर आपको मिलना है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और जो आपकी लाइफ के अंदर नहीं होगा वो आपको कभी नहीं मिलेगा। क्लियर? अब हम देखते हैं इस पोएम के अंदर कुछ। अब हम डस्ट ऑफ स्नो के अंदर कुछ लिटरली डिवाइसेस देख लेते हैं। सबसे पहले आपको लिटरली डिवाइसेस का मतलब पता होना चाहिए, जिसमें आती है राइम स्कीम, एलिट्रेशन, इन्वर्जन, एजोनेंस एंड एंजम्पमेंट। ओके, तो ये आपको पोएम के अंदर क्या देखना है। सबसे पहले हम राइम स्कीम को समझेंगे। ये जो डस्ट ऑफ स्नो है उसके अंदर जो राइमिंग वर्ड्स जो हैं वो किस पैटर्न के अंदर यूज किए गए हैं वो हम देख लेते हैं। ओके, तो पहला स्टेंजा हम देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टैंजा है उसके अंदर आप देखेंगे कि राइमिंग वर्ड कौन कौन से हैं, जैसे क्रो है और स्नो है। ओके, क्रो और स्नो जो है वो राइमिंग वर्ड है ना, ये है। क्लियर? और तो आप जो क्रो है और स्नो है उनको मतलब एक ही तरह के राइमिंग वर्ड है, तो ए आप इसको नाम दे सकते हैं। क्लियर? इसी तरीके से मी का राइमिंग वर्ड क्या है, मी और ट्री। क्लियर? तो यहाँ पे ए बी किस तरह की स्कीम हुई, ए बी और ए बी। ओके, फर्स्ट स्टैंजा की बात हुई है। अब सेकंड में हम देखते हैं जो राइमिंग स्कीम कैसी है, ये है हार्ट पार्ट। ओके, हार्ट पार्ट। ओके, तो ये राइमिंग वर्ड हुए। इसी तरीके से मूड और रूड। ओके, तो ये क्या हुए, राइमिंग वर्ड हुए। तो यहाँ पे ये सी डी और सी डी। ओके, तो सी और ये हार्ट पार्ट, मूड, रूट। ओके, तो ये हुए हमारे राइमिंग वर्ड्स। ओके, तो राइमिंग स्कीम कैसी हो गई है इसके अंदर, सी डी और सी डी। क्लियर? और इसके अंदर कैसी हुई, ए बी और ए बी। मतलब क्रो का राइमिंग वर्ड तो स्नो है और मी का ट्री है। ओके, तो जो जिसका राइमिंग वर्ड है उसके अंदर हमें ए का नाम दे दिया, क्रो स्नो को ए का नाम दे दिया, मी और ट्री का नाम दे दिया बी बी। तो हमारा पैटर्न क्या बना, ए बी ए बी। क्लियर? इसी तरीके से इसमें कैसा पैटर्न बना, मतलब हार्ट पार्ट। ओके, तो ये सी और ये मूड रूट। ओके, ये डी डी और तो सी डी और सी डी, ये राइमिंग स्कीम बनी। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, डिसाइड करना है। इसी तरीके से आप देखेंगे एलिट्रेशन। तो सबसे पहले एलिट्रेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए, द अकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगनिंग और एडजस्टमेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। एलिट्रेशन के अंदर क्या होंगे कि मतलब दो वर्ड होंगे
और वो दोनों वर्ड्स जो होते हैं वो क्या होंगे, सेम लेटर से या फिर सेम लेटर से या फिर साउंड से क्या होंगे, वो स्टार्ट होंगे, और वो क्या होंगे, या तो पास पास हो सकते हैं या फिर थोड़े से क्या हो सकते हैं, दूर दूर हो सकते हैं, लेकिन उनका एक ही लाइन के अंदर होना जरूरी होगा। ओके, तो आपको समझ में आया एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है। एलिट्रेशन के अंदर क्या होते हैं, सेम लेटर के वर्ड होते हैं। ये सेम लेटर के वर्ड जो होते हैं, सेम लेटर के वर्ड हो सकते हैं या सेम साउंड के वर्ड हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों या तो एडजस्टमेंट, या तो एक साथ साथ होंगे, या फिर इनके बीच में क्या होगा, एक दो मतलब एक थोड़े से एक दूसरे से क्या होंगे, दूर भी हो सकते हैं, लेकिन एक ही लाइन में होना कंपलसरी है। जैसे ये जो हमारी पोएम है, इसके अंदर कौन कौन से एलिट्रेशन वर्ड यूज हुए हैं, जैसे हैज गिवन माई हार्ट, तो हैज जो है वो इसका स्टार्टिंग वर्ड क्या है, एच है। हार्ट का स्टार्टिंग वर्ड क्या है, एच है। ओके, तो ये दोनों क्या है, एकदम एडजस्टमेंट नहीं, एक दूसरे के साथ साथ नहीं है, इनके बीच में गिवन माई दो वर्ड है, लेकिन ये एक ही लाइन में है। इसी तरीके से सेव्ड और सम दोनों जो वर्ड है एस से चालू हो रहे हैं, लेकिन ये एक दूसरे के पास है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, एलिट्रेशन कहेंगे। ओके, अब हमारा है इन्वर्जन। क्या होता है, व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इज चेंज्ड बाय द पोएट टू क्रिएट राइम, द पोएटिक लाइसेंस इज कॉल्ड इन्वर्जन। इन स्टैंजा 1 इन्वर्जन कैन बी सीन। मतलब इसके अंदर इन्वर्जन का मतलब, जैसे स्टैंजा 1 के अंदर मूड का मतलब जो पोएट का जो मूड था वो कैसा था, मतलब खराब था, और जैसे स्टैंजा 2 के अंदर आए तो उसका जो पोएट का जो मूड है वो चेंज हो गया। तो इन्वर्जन का मतलब क्या हो गया, एकदम उल्टा, बदल जाना। ओके, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। क्लियर। अब फोर्थ है हमारा एजोनेंस, और एजोनेंस में हम देख लेते हैं, द प्रोमिनेंस ऑफ ए वोवल साउंड थ्रू आउट अ लाइन इज कॉल्ड एजोनेंस। इन स्टैंजा 1 लाइन 2 शूट डाउन ऑन मी, ओ साउंड इज प्रोमिनेंट। मतलब एजोनेंस क्या होता है, दो तरह के लिटरली डिवाइस होंगे यहाँ पे, एजोनेंस भी हो सकता है, कॉन्सोनेंस भी हो सकता है। तो एजोनेंस में क्या होता है कि वोवल का साउंड आता है। ओके, यदि पूरी जो लाइन जो है, यदि उस पूरी लाइन के अंदर वोवल का साउंड होता है तो उसको हम बोलते हैं एजोनेंस। जैसे पोएम के अंदर जो स्टैंजा 1 है उसकी जो लाइन 2 है, शूट ऑन डाउन ऑन मी, तो ओ का यहाँ पे क्या रहा, शूट डाउन, ओ का साउंड आ रहा, ऑन मी, ठीक है ना। तो इसके अंदर पूरा जो साउंड जो है वो किसका आ रहा है, ओ का साउंड आ रहा है। ओके, यहाँ पे ओ का साउंड जो है वो पूरा का पूरा क्या है, मतलब आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। शू शू डाउन ऑन मी, ठीक है ना। तो ये जो दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पे, मोस्टली क्या, मोस्ट प्रोबेबली इन तीनों में तो आपको कंफर्म ही है ना, ओ का साउंड आ रहा है। क्लियर। तो इसको हम बोलेंगे एजोनेंस। एंजाममेंट क्या होते हैं कि व्हेन द सेम सेंटेंस कंटिन्यू टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट द यूज ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क्स, इट इज कॉल्ड एंजाममेंट। इट हैज बीन यूज थ्रू आउट द पोएम। मतलब ये आपको मैं बता देती हूँ क्या होता है कि मतलब यदि कोई पोएम जो दी है उसके अंदर, जैसे स्टैंजा 1 है, स्टैंजा 1 के अंदर जो पहली लाइन से लेके लास्ट लाइन जो होती है उसके अंदर कोई पंक्चुएशन मार्क्स यूज नहीं किया गया है। इसी तरीके से जो स्टैंजा 2 है उसके अंदर भी जो फर्स्ट लाइन से लेके जो लास्ट लाइन है उसके बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो यूज नहीं किया गया, मतलब कोई कॉमा फुल स्टॉप अगर यूज नहीं होता तो उसको बोलते हैं एंजाममेंट। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कैसे है, कैसे समझाया गया इसको, तो देखते हैं अच्छे से। जैसे आप देखेंगे कि जैसे आप क्रो से मी पे गए तो क्रो के बाद में कोई कॉमा फुल स्टॉप है, मी तक आने पे, मी से लेके स्नो तक आए तो कोई फुल स्टॉप कॉमा है। इस तरीके से कोई भी एक्सक्लेमेटरी साइन, कोई भी साइन नहीं है ना यहाँ पे, जैसे स्नो से ट्री तक आए तो कोई भी मतलब यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स जो है इस स्टैंजा के अंदर यूज नहीं किया गया है, तो इसको बोलते हैं एंजाममेंट। ओके, इसी तरीके से आप इसके अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि जब आप हर्ट से मूड पे जाते हैं तो कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, मतलब फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लेमेटरी साइन, सेमी कॉलम। ओके, इस तरीके का जो होता है ना, मूड से पार्ट पे गए, पार्ट से मतलब यहाँ लास्ट में जाके है। ओके, तो इस पोएम के अंदर एंजाममेंट जो है, लिटरली डिवाइस जो है वो यहाँ पे क्या किया गया है, यूज किया गया है। ओके, तो ये थी आपकी पूरी पोएम, और आपको एग्जाम के अंदर लिटरली डिवाइस जो होते हैं, लिटररी डिवाइस जो होते हैं वो आपको पूछा जाता है कि कौन सा एलिट्रेशन किस जगह पे यूज किया गया है, कौन सी राइम स्कीम जो है वो आपको यूज की गई है, कौन कौन से मतलब लिटररी डिवाइस जो है वो यूज किए गए हैं। तो ये पांचों डिवाइस जो है वो यहाँ पे यूज किए गए हैं। तो मैंने ये आपको चैप्टर पूरा अच्छे से समझा दिया है, और इसके अंदर मतलब जो पोएट जो है उसने, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, आपको ये अच्छे से लर्न कर लेना है, और इसका जो सेंट्रल आइडिया जो है उसी के बेस के ऊपर क्या होते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको क्या करना है, अच्छा लर्न कर लेना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए चैनल को और वीडियो को, और देखने के लिए थैंक यू। ओके।